चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताया गया है वो आपका क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो जितने भी हमारे हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और नॉन मेटल्स आप सभी जानते हैं कि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक नॉन मेटल का कैरेक्टर होता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होता है ये, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने की टेंडेंसी होती है वो काफी कम होती है और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होता है। मतलब इसको आयोनाइज्ड करना काफी ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता और इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाने की वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आयोडीन होता है इन अ हैलोजन फैमिली, जो आयोडीन होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये नॉन मेटेलिक इन नेचर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। लेकिन आयोडीन को अगर आप देखोगे तो वो सॉलिड स्टेट में नेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और उसके नेचर की बात करोगे तो उसमें मेटेलिक लस्टर होता है, मतलब उसमें एक साइनिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो आयोडीन होता है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड भी फॉर्म करता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब वो खुद हो जाएगा और उसके साथ अटैच्ड कोई अदर एलिमेंट हो जाएगा उसके साथ, और वो भी क्या होगा, एक हैलोजन वाला एलिमेंट होगा और उसी के साथ वो आपस में क्या करके रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया है आपका एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई के फॉर्म पे शो करते हैं। अगर हमारा जो एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जाए तो उसमें चार्जेस जनरेट हो जाता है और उन्हीं चार्जेस को आयन के फॉर्म पे हम शो करते हैं। तो इस वजह से अगर नॉर्मल एटम होगा तो उसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे और अगर एटम पे आयन या चार्ज जनरेट हो चुका होगा तो उसको आयनिक रेडियाई बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 17th ग्रुप एलिमेंट की, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाता है। इन सारे एलिमेंट्स में अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी बढ़ता जाता है। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, या फिर बोला जाए जो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस है बढ़ गया तो उसका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ा मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ा, और नंबर ऑफ सेल बढ़ा मतलब न्यूक्लियस से क्या बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। और जितना ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना ज्यादा वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयनिक रेडियस हो, जो हमारा एटम होता है उसका क्या होता जाता है, हैलोजन फैमिली का इंक्रीज होता जाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस हमारा आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन, देन आपका क्लोरीन और फिर फ्लोरीन का होता है। इसमें सबसे कम एटॉमिक नंबर हमारा किसका है, फ्लोरीन का है, जिसका लगभग 9 एटॉमिक नंबर होता है। इसके बाद आयनिक रेडियस भी, अगर हम आयन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन करने पर इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आयन पे क्या लिखा गया है, नेगेटिव चार्ज लिखा गया है। तो आयनिक रेडियस की बात करें तो ये भी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आया है बॉन्ड डिस्टेंस एंड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिस्टेंस एंड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की जाए तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर I2 मॉलिक्यूल बना तो आई जो मेरे पास एटम है उन दोनों के बीच में कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जनरली ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हैं तो इनमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इनका जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो टॉप टू बॉटम आने पर मॉलिक्यूल का क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और जैसे जैसे आपका बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा इसका मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जा रहा है, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया मतलब उसको डिसोसिएट करना आसान हो गया, और डिसोसिएट करना आसान हो गया मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं, कहाँ पर आते हैं, मैंने बोला अगर आप क्या आते हैं, टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो वैसे वैसे बॉन्ड का डिस्टेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ेगा
वैसे वैसे बॉन्ड का जो एनर्जी होता है वो क्या होता जाता है, वैसे वैसे बॉन्ड की जो एनर्जी होती है या बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। और अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया तो जो डिसोसिएशन अमाउंट एनर्जी का अमाउंट है वो आपको कैसा लगेगा, लो लगेगा। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती जाती है इन अ 17th ग्रुप एलिमेंट, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब जो भी एलिमेंट हमारे पास है उन एलिमेंट को आयोनाइज करने की एबिलिटी। आप सभी जानते हैं कि जो हैलोजेंस होता है वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब वो आसानी से आयोनाइज नहीं हो सकता और वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ गेन कर सकता है, उसको कैटायन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और डिक्रीज होने का रीजन यही है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी बहुत कम होती है, हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी। ठीक है, मतलब वो कैटायन को बना सकते हैं क्या, वो कैटायन को बिल्कुल भी नहीं बना सकते, बल्कि वो एनायन को बनाने की क्या रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। और जैसे ही एनायन बन जाएगा तो सबसे ज्यादा कैपेबल कौन है एनायन बनाने के लिए, एफ नेगेटिव है। ठीक है, और सबसे कम कौन है पूछा जाएगा तो आई नेगेटिव है। तो आई नेगेटिव आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा ऊपर तो ज्यादा होगा क्योंकि आयोनाइज करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी फ्लोरीन को, लेकिन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोडीन न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने का एबिलिटी रख रहा है, जिसकी वजह से इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता जाएगा, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई जा रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर। आप सभी जानते हैं कि हैलोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है मैंने बताया था, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। और इसके नीचे हमारा क्या आ जाता है, एस्टेटाइन आ जाता है। अगर हम देखें तो फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 आपका आ जाएगा, सॉरी 2 और क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को लेना क्या हो जाता है, काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये भी गेन करेगा, ऐसे ही क्लोरीन भी गेन करेगा, ब्रोमीन भी गेन करेगा, आयोडीन भी गेन करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये गेन करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज करते तो इनमें कैसा चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज आता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जिसकी वजह से इनमें जो कैरेक्टर आता है दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसमें जो चार्ज जनरेट होता है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन अ 17th ग्रुप एलिमेंट सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करने का एबिलिटी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर सबसे ज्यादा होता है, देन आपका ऑक्सीजन का होता है और उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे आता जाता है ऑर्डर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर 17th ग्रुप एलिमेंट में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है और आयोडीन का क्या होता है, सबसे कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एबिलिटी होती है सबसे ज्यादा फ्लोरीन पे होती है और सबसे कम किस पे होती है, आयोडीन पे होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बात वही है इसमें। एंड लास्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये कंडक्ट करने, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने की ये एबिलिटी रखते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस शो नहीं कर सकता। आयोनाइजेशन का प्रोसेस शो नहीं करने की वजह से ये किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर पाएंगे, जिस वजह से जो हमारे हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं इट इज कॉल्ड अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी हमने देख लिया कि फिजिकल स्टेट क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है, कलर क्या होता है और एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बॉन्ड डिस्टेंस, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंडक्टिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जो 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो काफी लेस होता है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो काफी हाई होता है। तो किस बेसिस पे होता है, और इस बेसिस पे उनका जो रिएक्टिविटी नेचर होता है हैलोजेंस का वो भी
टॉप में अगर देखा जाए तो काफी हाई है, जैसे जैसे हम बॉटम जाते जाते हैं तो वो कम होता जाता है। तो किस बेस पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो जाएगा आपका 17th ग्रुप एलिमेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जो 17th ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को शो करने की एबिलिटी रखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी। आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन सब में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर सकता है, फ्लोरीन कर सकता है। उसके बाद कौन कर सकता है, क्लोरीन, और उसके बाद कौन कर सकता है, ब्रोमीन। देन आपका क्या आ जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर आयोडीन का, ब्रोमीन का, और देन आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन का होगा। ठीक है, तो सबसे वीकेस्ट इन अ 17th ग्रुप एलिमेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर आपका किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। और सबसे कम, जिसको वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा, वो आपका क्या होगा, आयोडीन का होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जा रही है। थोड़े टाइम के बाद आप इसमें रेड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो रेड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसके अपोजिट होगा। सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, वो आसानी से रेड्यूस कर सकता है। और फ्लोरीन सबसे वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग पावर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी फ्लोरीन के पास, तो वो मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी आयोडीन के पास, तो वो सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर कभी कभी लिखने को बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मतलब अगर आप हैलोजन के साथ किसको रिएक्ट कराओगे, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराओगे। जो हैलोजेंस होते हैं उसको एक्स से डिनोट किया जाता है, और ये मेरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ मैंने किसी भी हैलोजन को रिएक्ट कराया, इस एक्स की जगह पे आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ये इसके साथ रिएक्ट करके किस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा, HX टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। और इस HX टाइप के प्रोडक्ट में कौन कौन से टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि हमारा सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो H2 हाइड्राइड मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2HF बना लेगा, दैट इज अ हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, ये एक हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रो एसिड हो जाएगा, इसको हाइड्रा एसिड बोला जाता है। ऐसे ही H2 Cl2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, Cl है, और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, 2HCl बना लेगा। ठीक है, और ऐसे ही और किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जो हमारा ब्रोमीन है उसको किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं, तभी वो रिएक्ट करता है। और H2I2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, 2HI बना लेता है। मतलब जितने भी हमारे हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रा एसिड्स बना लेते हैं। इन हाइड्रा एसिड्स की या हाइड्रोजन हैलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके फिजिकल स्टेट की, तो जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। अब देखिए इन सभी में हाइड्रोजन के क्या बने हैं, हैलाइड्स बने हैं। तो हाइड्रोजन के हैलाइड्स में मैं चारों हैलाइड्स को यहाँ पे लिख देती हूँ और उसी के बेसिस से बताती हूँ कि किसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है। तो सबसे पहले देखो हमारा HF बनता, HF के बाद क्या बनता, HCl बनता, फिर क्या बनता, HBr बनता, और उसके बाद क्या बनता, HI बनता। ठीक है, दिस इज अ हाइड्रोजन हैलाइड्स, या फिर इसको हाइड्रा एसिड्स भी बोला जाता है। हाइड्रा एसिड्स क्यों, क्योंकि इनमें H को लूज करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल स्टेट की अगर बात की जाए तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट, जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये है कि ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है,
लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हो गए आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारे के सारे कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एट अ रूम टेम्परेचर की यहाँ पे बात की जाती है। रूम टेम्परेचर का मतलब एनटीपी पर जो फिजिकल स्टेट होता है हाइड्राइड्स का, उसमें HF आपका लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। HCl, HBr और HI जो है वो गैसियस स्टेट में हमको क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड आपको दिख रहा है, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी से डिसोसिएट नहीं हो पाता और ये कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो हमारे HCl, HBr और HI होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ड्यू टू द रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आप ये लिख सकते हो, कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, फिजिकल स्टेट के फॉर्म पे। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि क्यों HF क्यों, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर। हाइड्रोजन के पास इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी जो फ्लोरीन है उसके पास इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है कि वो हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो सेंटर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके ज्यादा पास चले जाते हैं? फ्लोरीन के ज्यादा पास चले जाते हैं। फ्लोरीन के ज्यादा पास चले जाने की वजह से इनमें पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाता है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है। और उस जैसे ही ये पार्शियल चार्ज जनरेट हुआ, इनके बीच में प्रेजेंट जो बॉन्ड होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड ना बोल के क्या बोला जाता है? पोलर बॉन्ड बोला जाता है। तो इस तरीके से पोलर बॉन्ड क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म हो जाता है। अब पोलर नेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि इससे कनेक्टेड ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसका बिहेवियर शो करने लगता है? प्रोटॉन का बिहेवियर शो करने लगता है। और अगर ये प्रोटॉन है मतलब हाईली पॉजिटिव इन चार्ज होगा, और ये प्रोटॉन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देखेगा तो उससे क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट होते हैं, हमारा जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या फिर आयोडाइड है, इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर होता है, बट फ्लोरीन के कंपैरिजन में इसमें कम होता है। कम होने की वजह से उनसे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की तरह बिहेवियर नहीं कर पाता। प्रोटॉन की तरह बिहेवियर नहीं कर पाने की वजह से उसी टाइप के किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाने के कारण वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हमारा क्या है? कोवैलेंट इन नेचर है नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए कोवैलेंट नेचर क्या होता है? कोवैलेंट नेचर का मतलब जो बॉन्ड हमारा किस बेसिस पे फॉर्म होता है? जो बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कैसे बना? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगा। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 7 आएगा। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रेजेंट हमारा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग कराए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Cl नहीं लेते, F लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका F हो जाएगा। F के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 7 इलेक्ट्रॉन का मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये तीसरा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये आपका 7वां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो इस हाइड्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा और इस बेसिस पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस बेसिस पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। H और F ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया? आपस में शेयरिंग कर लिया, और इस शेयरिंग के थ्रू इनके बीच में क्या जनरेट हो गया? एक बॉन्ड जनरेट हो गया। तो ऐसे कोई बॉन्ड जनरेट होता है तो उसको क्या बोला जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। मतलब इनमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवैलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे
हाइड्रोजन के हेलाइड्स होते हैं, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं और इनमें पोलर नेचर जनरेट हो जाता है, और यही पोलर नेचर जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो ये तो हाइड्रोजन के हेलाइड्स हो गए। देन स्टेबिलिटी की बात की जाती है कि कौन कितना ज्यादा हमारा जो बॉन्ड है वो क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल की अगर बात की जाए तो हमने जो बनाया है वो क्या क्या बनाया है, आपका जो क्या क्या बनाया है हमने, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया है, HI बनाया है, HCl बनाया है, HBr बनाया है और HI बनाया है। तो देखो सॉरी HF बनाया है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो कौन है पूछा जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, तो उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको वो काफी ज्यादा जकड़ के रखेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इनके बीच में बना जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन HI आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ सेल्स काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसी अदर इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन करने की जो एबिलिटी होती है वो आयोडीन पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन को वो आसानी से क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। और अगर यह हाइड्रोजन को आसानी से लूज कर सकता है मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होता है, HF होता है, देन HCl होता है, उसके बाद आपका HBr आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका HI आ जाएगा। किसके बेसिस पे बोला जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, आप ये बोल सकते हो। ठीक, इसके बाद आता है रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि कौन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन या जो भी एटम उसके पास प्रेजेंट है उसको लूज करने की एबिलिटी रखता है। तो सबसे आसानी से कौन लूज करेगा, अभी मैंने बताया आयोडीन लूज करेगा, उसके बाद Br लूज करेगा और उसके बाद कौन लूज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर क्या आ जाएगा, आपका HF आ जाएगा। मतलब सबसे वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है पूछा जाएगा तो वो आपका HF हो जाएगा, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसमें जान लो। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कोई भी मॉलिक्यूल या एटम मेरे पास प्रेजेंट है और वो आसानी से H+ आयन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। जो जितनी आसानी से H+ आयन को क्या कर दे, लूज कर दे, वो उतना ज्यादा एसिडिक इन क्या होता है, नेचर होता है। तो सबसे आसानी से H+ आयन को गिव करने की एबिलिटी किसके पास है, HI के पास है, तो वो आसानी से H+ आयन दे देगा। और H+ आयन देने के बाद वो कौन से नेचर को शो करेगा, एसिडिक नेचर को। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किस पे होता है पूछा जाएगा तो HI पे होता है, देन HBr पे होता है, और HBr के बाद क्या आ जाएगा, आपका HCl आ जाएगा, देन आपका क्या आ जाएगा, HF आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन के साथ भी हैलोजन क्या करता है, रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हैलाइड बनाता है। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन भी हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करने की एबिलिटी रखता है, गेन करने की एबिलिटी रखता है। इसके जो भी कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल आपके बनेंगे वो कौन से नेचर के होंगे, स्टेबल नेचर के होंगे। स्टेबल नेचर के क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रख रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी ज्यादा होगी तो वो थर्मली क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं एट 298 केल्विन। तो जितने भी हमारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेबल इन नेचर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया जा रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब जो आपका हैलोजन है वो हैलोजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl की बात की जाए तो Cl पे एक नेगेटिव चार्जेस किसके बेसिस पे लगता है, 17 एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। इसका
कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 आ जाएगा। मतलब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना चाहेगा जो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दे, गिव कर दे। तो ऐसा एक मेटल एटम हमारे पास क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को लूज कर देता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 281 होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ये क्लोरीन को गिव करता है, क्लोरीन उसको गेन कर लेता है और क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। तो ये जो Na है ये आपका मेटल हो जाएगा और Cl आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट ये फॉर्म कर सकता है, जैसे CaCl2 फॉर्म कर सकता है, NgCl2 फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करके भी हैलोजन के कुछ कंपाउंड्स को बनाता है। और ये कंपाउंड्स कौन से नेचर के होते हैं, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको क्या बोला जाएगा, आयनिक बॉन्ड बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया है कि स्ट्रक्चर एंड हैलोजन ऑक्साइड्स। हैलोजन ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखो अभी मैंने बताया कि कोई भी हैलोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी एसिड्स बनाता है। तो कुछ ऑक्सी एसिड्स का मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। इसमें सबसे पहले OF2 की बात की जाए तो ऑक्सीजन मेरा सेंट्रल मेटल एटम पे आ जाएगा और 2 F मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएंगे। सेम एज ये वैसा ही है जैसा हमारा वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, V शेप का, जिसको हम बोल सकते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा जो बनता है उसका फॉर्मूला होता है O2F2। ठीक है, और अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें भी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक F मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और एक F मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो O2F2 का स्ट्रक्चर इस फॉर्म पे होता है। ऐसे ही आप OCl2 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें आपका O किस में प्रेजेंट होगा, सेंटर पे प्रेजेंट होगा और 2 Cl उसके किस पे, सराउंड पे प्रेजेंट होंगे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स बनाए गए हैं। ClO2 होता है, Cl2O6 होता है, तो इन सभी के बारे में आप देख लीजिएगा। तो ये आपका क्लोरीन का जितना भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो प्रिपरेशन मेथड है इसको देखेंगे आप लोग। देन हम 18th ग्रुप एलिमेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 18th ग्रुप एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए।